नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 3 दर्जन से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिले के आला अधिकारियों के यहां लगाई गुहार। नहीं मिल रहा भुगतान। जिले में स्वास्थ्य विभाग में अच्छा होता नहीं दिख रहा है। बीते कई महीनों से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ का भुगतान न होने से आला अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। सीएमओ, डीएम और सीडीओ से मिलकर सीएचओ अपनी व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि जागने का नाम नहीं ले रहा। आज 3 दर्जन से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीडीओ से मिलने विकास भवन पहुंच गए और सीडीओ से अपनी परेशानी बयां की। विभाग अभी कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा। स्वास्थ्य विभाग के 3 दर्जन से ज्यादा करीब 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी सीएचओ आज मुख्य विकास अधिकारी आईएएस जागृति अवस्थी से मिलने पहुंचे। जिले के दूर दूर से आए सीएचओ ने सीडीओ से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि महीनों से उन्हें वेतन और अन्य संबंधित भुगतान नहीं मिल रहे, जबकि वह सरकार की सभी कार्यक्रम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। बताया कि पीबीआई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टीए कम्युनिकेशन का भुगतान नहीं हुआ। बताया कि 1 साल से उनका भुगतान नहीं हो रहा। इसके लिए आज सीडीओ मैम के यहाँ शांतिपूर्वक हम लोग मिलने के लिए आए हैं। बताया गया है कि उनकी ड्यूटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र पर है, लेकिन उनकी ड्यूटी 40 किलोमीटर दूर तक हर प्रोग्राम में लगा दी जा रही है, जिसकी वजह से मूल कार्य बाधित हो रहा है। और ये ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑफिसर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम अपने समस्त सीएचओ साथियों के साथ यहाँ पर सीडीओ मैम कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। हमारा जो ये जिसलिए हम उपस्थित हुए हैं, हमारी जो लंबित भुगतान है, सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है और 1 साल 2 साल से हमारा जो पीबीआई है, टीए है, कम्युनिकेशन है, वो हमें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज हम यहाँ शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन मैम को देने के लिए आए हैं। और इसी के साथ हमारी जो एमडी एनएचएम मैम है, पिंकी जबल मैम है, उनकी तरफ से सख्त एक लेटर जारी हुआ था कि सीएचओ की कहीं भी अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाई जाए, जिससे हम अपनी जो 12 प्रकार की सेवा हम ग्रामीण में देते हैं वो सुचारू रूप से हम दे सकें। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी सेंटर के अतिरिक्त 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगा दी गई है और ऐसे में पैसे का भुगतान नहीं होने के कारण हम अपना जो बहुत परेशान है और इस तरीके की हमारी ड्यूटी लगाकर हमें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को लेटर के माध्यम से भी बता चुके हैं अपनी सारी बातें, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर पीबीआई अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं हुआ है, कुछ ब्लॉकों में पीबीआई अप्रूव्ड है लेकिन भुगतान नहीं हो पाया है। किस तरह का भुगतान है आपका? हमारा जो भुगतान होता है पीबीआई होता है, परफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव होता है, जो मानदेय मिलता है, जिसमें हमारे कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे एनसीडी होता है। 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होते हैं हम उनकी एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं, बीपी और शुगर की जाँच करते हैं, एएनसी होता है और इम्यूनाइजेशन भी होता है। भरने के बाद हमें वो भुगतान मिलता है। तो आपका कितना होगा? कम से कम हमारा अगस्त से भुगतान बाकी है। अगर चतरा ब्लॉक की बात करें तो अगस्त से हमें नहीं मिला है और भी कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनको 9-9, 10-10 महीने से भुगतान नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जानकारी मिली है कि कुछ जगहों पे तो आप लोगों हाँ सर, कुछ हमारे ब्लॉक हैं, सोनभद्र जिले के कुछ ब्लॉक हैं, जैसे मयूरपुर ब्लॉक है, वहाँ पर भुगतान पीबीआई का हो गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि बजट नहीं है। लेकिन बजट नहीं है तो फिर एक ब्लॉक में कैसे हो सकता है? अब सर, हाँ सर, यही हमें अपने विभाग से भी जानना है, इसीलिए हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन हमारी वहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से बात नहीं हो पाई, शायद वो आज में मीटिंग में थे। हमने वहाँ पर लेटर दे दिया है और आज सीडीओ मैम के पास भी हम आए हैं, अपनी बातों को अवगत कराएंगे। क्या आप लोगों से कमीशन की भी मांग की जाती है पीबीआई भुगतान को लेकर? नहीं सर, ऐसे तो हमसे कमीशन का कुछ मांग नहीं होती है, क्या आप पैसा दीजिए तब हम आपको पैसा देंगे। लेकिन जब एक ब्लॉक का पैसा आया है, हमारा नहीं आया, तो कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें अभी जानकारी ऐसी नहीं है। तो ऐसे आप लोग कितने लोग हैं? आज हम अपने साथियों के साथ 40 से 50 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जिले में कितने हैं? 170 लोग हम अभी सीएचओ हैं जिले में। मैं सीएचओ सिलथम से हूँ, चतरा ब्लॉक से। हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हम लोग लेडीज़ हैं और इतनी दूर दूर तक ड्यूटी लगा दी जाती है। इसमें से कोई प्रेग्नेंट है और जो ड्यूटी का टाइमिंग 4 बजे तक वहाँ रहना है। अगर ऐसा ठंडी का टाइम है, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर इन सब बारे में बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि ड्यूटी है, चलो ठीक है ड्यूटी है। अगर किसी भी ड्यूटी के लिए आप अगर हमें समय से मानदेय दीजिए, टीबीआई, पीबीआई और जितना भी हमारा टीए कम्युनिकेशन, सारे भुगतान अगर समय से पूरे हो जाए, पैसा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी ड्यूटी जाकर के करने के लिए। अगर इन सब बारे में ही हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। ऐसा नहीं मिल रहा है, उस दौरान आप लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? आर्थिक समस्या की वजह से सर मानसिक प्रताड़ना तो हो ही रही है, साथ में ही हम अब हमारी स्थिति प्रॉब्लम हो रही है।
फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी चीज़ें अगर हमारा टाइम है कि हम फैमिली को दें, उल्टा हम फैमिली से मांग रहे हैं पैसा, तो ये सब तो समस्या ही है ना। किसी के साथ पूरी फैमिली, सब संविदा कर्मचारी हैं, सब लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं। कोई अदर से हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम पूरी सैलरी पर ही डिपेंड। 12 तारीख हो जा रही है, 15 तारीख हो जा रही है, कभी कोई महीना भर हो जा रहा है, इनका पोर्टल ही नहीं काम करेगा मेन समय पे। अगर हमें कोई भी काम करने में कोई समस्या नहीं है, हमसे जब भी काम कहा गया है, कोई किसी भी तरीके का काम, कोई भी प्रोग्राम आयोजित कराने के लिए कहा गया है, कितने भी दूर तक, आयुष्मान हो, कोविड हो, हम लोग कोविड तक ऐसे टाइम में काम किए हैं, कहीं भी हम लोगों को काम कराने के लिए बोला जाता है, हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन बिना भुगतान के, बिना सैलरी के, बिना PBI TBI कम्युनिकेशन के कैसे कोई काम करेगा? ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। बजट नहीं है, या तो मेन ऑफ द टाइम पे मिलेंगे नहीं है। 2-3 बार अवगत कराया जा चुका है, जैसे CHO भाई ने बताया है। यहाँ पे 6-7 महीनों से कुछ ब्लॉक में 1 साल से, तो यहाँ पे हमेशा का ये चीजें हैं। 1 महीने अगर अभी इस समय से आ जाएगा, 2-3 महीने रुक करके फिर वही सारी चीजें होने लगेगी कि फिर से कुछ दिन के बाद यही सारी चीजें शुरू हो जाएगी। बजट नहीं है। और अगर बजट नहीं है तो फिर किसी के लिए बजट ना हो, कुछ का बजट नहीं है तो भी हमेशा ये 2 आंख होता है, हमेशा का नियम है ये। यहाँ पे आता है, इनको लगता है कि CHO ही ऐसा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कहा जाता है कि आप अपनी 12 प्रकार की सेवाएं दीजिए, हम अपने पूरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। आप वहाँ पे हमसे जो भी काम कराना है कराइए। हमारे क्षेत्र में, हमारे अपने जितने क्षेत्र हैं उसमें खुद ही नहीं कार्ड बन पा रहे हैं, उसमें खुद ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप सोचिए कि उसको छोड़ के अदर जगह पे लगाइए ड्यूटी, तो ये तो गलत है ना। हम लोग सारी अपनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो हमारा 12 सर्विसेज है, ANC सेवाएं देना, इम्यूनाइजेशन है, और हमारा जितना NCD का कार्य है, नॉन कम्युनिकेबल का कार्य, वो सारे कार्य करने के अलावा भी हमारा जो आयुष्मान का प्रोग्राम लग जाता है, और अन्य भी कोई भी प्रोग्राम निकल जाएगा, नेशनल लेवल का प्रोग्राम निकल जाएगा, सारा सुपरविजन करना है, सारा काम करना है। उसके साथ साथ पूरे रजिस्टर, पूरे इंडिकेटर, सब कुछ, मतलब पोर्टल पे भी एंट्री करनी है, रजिस्टर पर भी बाय मैनुअल एंट्री करनी है। और जब हमारा PBI देने का बात होता है, तब ये लोग कहे अभी हमारी ड्यूटी इधर उधर लगा दे रहे हैं। जब हमारी PBI देने की बात आएगी, तब ये लोग कहेंगे कि आप अपने 12 इंडिकेटर पे काम नहीं करते, 15 इंडिकेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोहराय पर्व में जुटे नॉर्वे के नागरिक। झारखंड में मकर संक्रांति से पहले आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक सोहराय पर्व मनाने की प्राचीन परंपरा रही है। इस बार दुमका में यह पर्व और भी खास बन गया, जब नॉर्वे से आए विदेशी मेहमानों ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर पूरे उत्साह और उल्लास के साथ सोहराय पर्व में शिरकत की। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुमका की हैं, जहां सोहराय पर्व के मौके पर संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। मकर संक्रांति से पहले मनाए जाने वाले इस पारंपरिक पर्व में नॉर्वे से आए विदेशी मेहमान भी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। विदेशी मेहमानों ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पारंपरिक नृत्य किया और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी। सोहराय पर्व न सिर्फ फसल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है, बल्कि आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश देता है। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने इस पर्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया है। दुमका से सोहराय पर्व के दौरान देखने को मिला यह दृश्य यह बताता है कि आदिवासी संस्कृति की जड़ें जितनी मजबूत है, उतना ही यह पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों पर छापेमारी। सील किए गए अस्पताल, नोटिस चस्पा। अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप। क्लिनिक बंद कर कई हुए फरार। सोनभद्र भवनी। सोमवार को एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भवनी पहुंचकर क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध अस्पतालों, क्लिनिकों तथा पैथोलॉजी सेंटरों पर छापेमारी किया। बंद क्लिनिकों पर कारण बताओ नोटिस चस्पा करते हुए सील भी किया। सोमवार को यह नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद ने अपनी टीम के साथ भवनी पहुंचे और क्षेत्र में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों, क्लिनिकों तथा पैथोलॉजी सेंटरों छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम आने की भनक लगते ही सभी क्लिनिक संचालकों ने पहले ही क्लिनिक बंद करके फरार हो गए। जब यह नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद पहुंचे तो क्लिनिक बंद होने की दशा में कारण बताओ नोटिस चस्पा कर दिया और नीरज होम्यो हॉल मॉडर्न पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिए। कारण बताओ नोटिस में 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
इसके साथ ही बाल चिकित्सालय पहुंचे और जहां तालाबंद मिला अस्पताल की जगह बाहर सीमेंट का प्रचार वाला बैनर मिला। यहाँ के बाद भवनी बाजार पहुंचकर संजीवनी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर पहुंचकर सील किया। इसके बाद चौना रोड पहुंचकर आशीर्वाद क्लिनिक सील कर दिया तथा न्यू होम्योपैथी चिकित्सालय भी पहुंचे और उसे भी सील की कार्यवाही की। स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सभी लोग अपनी अपनी क्लिनिकों को बंद कर भाग गए। यह नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद ने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के संचालक के खिलाफ थाने में FIR के लिए तहरीर दे दी गई। मेन कस्बे में है दौरे में सर, यहाँ पे देखा जाए तो आधा दर्जन से अधिक झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं सर। इस मामले में सर क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? मुझे 2 दिन पहले पता लगा था संजीवनी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के बारे में कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। ये तो CMO साहब के दिशा निर्देश पे मैं यहाँ आया, इनको नोटिस दिया और इनका अस्पताल सीज किया। और उसके बाद फिर शिकायत प्राप्त हुई कि पत्रकार बंधुओं से इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफी गाली गलौज हुआ, जो कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत गलत है। ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो CMO साहब के पुनः आदेश पे मैं आज यहाँ पे तहरीर दे करके FIR दर्ज करा दिया संबंधित अस्पताल पे। क्षेत्र में कितने कार्रवाई किए हैं? लगभग 10-12 हॉस्पिटल या क्लिनिक मैंने बंद किए हैं, जो कि पहले से फरार थे। सूचना पहले से मिल गई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यहाँ सिंडिकेट बहुत बड़ा चल रहा है, आने की सूचना पहले से मिल गई थी लोगों को। जी अस्पतालों क्लिनिक सील किया गया, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन थी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे CMO जो बंद किए हुए हैं। अब वजह तो यही हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं था इसलिए बंद करके भाग गए थे लोग। इन पे कार्रवाई की जाएगी। सर बीजपुर में सर इससे पहले आई थी जांच, जिसमें से कई अस्पतालें बंद सील की गई थी और फिर बाद में सुबह ताला तोड़ करके उस पर संचालन शुरू कर दिया गया। मैं आज उसके लिए जा रहा हूँ। CMO साहब ने मुझे आदेश किया है बीजपुर के लिए, तो आज वहाँ भी जा रहा हूँ। सर यहाँ पे बच्चेदानी की ऑपरेशन हुआ था 2 महिलाओं का, जिन डॉक्टरों ने यहाँ पे ऑपरेशन किया था, क्या उन्होंने थोड़ी इसकी सूचना मुझे नहीं प्राप्त हो पाई। संचालक से मैंने बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कोई वार्तालाप हमसे नहीं किया। अंदर पता लग पाया कि कौन से मरीज किस गांव के मरीज थे। इसके बारे में सूचना नहीं प्राप्त हो पाई। सर ये जो अस्पताल सील किया गया है, नोटिस दिया गया, चप्पल लगाया गया, इससे किस तरह कार्रवाई की जाएगी सर? जो अवैध तरीके से अगर ये अवैध तरीके से चला रहे होंगे तो इनके ऊपर प्राथमिक दर्ज कराते हुए आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। संजीवनी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के बारे में कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। ये तो CMO साहब के दिशा निर्देश पे मैं यहाँ आया, इनको नोटिस दिया और इनका अस्पताल सीज किया। और उसके बाद फिर शिकायत प्राप्त हुई कि पत्रकार बंधुओं से इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी गाली गलौज हुआ, जो कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत गलत है। ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो CMO साहब के पुनः आदेश पे मैं आज यहाँ पे तहरीर दे करके FIR दर्ज करा दिया संबंधित अस्पताल के। क्षेत्र में कितने कार्रवाई किए हैं? लगभग 10-12 हॉस्पिटल या क्लिनिक मैंने बंद किए हैं, जो कि पहले से फरार थे। सूचना पहले से मिल गई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यहाँ सिंडिकेट बहुत बड़ा चल रहा है, आने की सूचना पहले से मिल गई थी लोगों को। जिन अस्पतालों क्लिनिक को सील किया गया, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन थी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वजह क्या रहा कि जो बंद किए हुए हैं? अब वजह तो यही हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं था इसलिए बंद करके भाग गए थे लोग। इन पे कार्रवाई की जाएगी। संजीवनी बीजपुर में सर इससे पहले आई थी जांच, जिसमें से कई अस्पतालें बंद सील की गई थी और फिर बाद में सुबह ताला तोड़ करके उस पर संचालन शुरू कर दिया। मैं आज उसके लिए जा रहा हूँ। CMO साहब ने मुझे आदेश किया है बीजपुर के लिए, तो आज वहाँ भी जा रहा हूँ। सर यहाँ पे बच्चेदानी की ऑपरेशन हुआ था 2 महिलाओं का, जिन डॉक्टरों ने यहाँ पे ऑपरेशन किया था, क्या उन्होंने थोड़ी थे? बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा के ग्राम पीतन औनधा निवासी नगमा की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व चांदपुर के ग्राम तराल निवासी इंतजार से हुई थी। शादी के कुछ समय तक नगमा व इंतजार दोनों के घर गृहस्थी हंसी खुशी से चलती रही। इसी बीच नगमा और इंतजार की 3 पुत्री भी हुई। पुत्री होने के कारण नगमा का पति इंतजार कामकाज के सिलसिले में विदेश चला गया। नगमा के पति के जाने के बाद नगमा के ससुराल में नगमा की सास के साथ में रहती थी। वही पड़ोस में नगमा के चचेरे ससुर का घर भी है। इसी कारण नगमा के परिवार में चचेरे ससुर और उनके बच्चों का आना जाना बराबर लगा रहता था। पर पीड़िता नगमा को नहीं पता था कि उसका चचेरा देवर अकमल उसकी अश्लील वीडियो बना लेगा। देवर द्वारा बनाई गई वीडियो से परेशान होकर नगमा ने जब अपने देवर अकमल से वीडियो डिलीट करने की बात की तो अकमल ने नगमा से नाजायज फायदा उठाते हुए पैसों की डिमांड कर दी। नगमा ने लोक लाज और समाज में इज्जत खराब ना हो इसी से
शुद्ध होकर देवर अकमल ने वीडियो दिखाकर थोड़े थोड़े पैसे ऐंठने का नगमा से कुल 4 लाख दे दिए। जब उसका इतने पर भी दिल नहीं भरा तो उसने नगमा से सोने के गहने की डिमांड कर दी और नगमा से सोने के सारे गहने भी ले लिए और बाद में नगमा को धमकी देने लगा कि मैं तेरी यह वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरे पति को भी सऊदी भेज दूंगा, नहीं तो जैसा मैं कहूं वैसा कर। नगमा ने अपने ससुराल में अपने पिता की इज्जत की खातिर अपनी अजमत अपने चचेरे देवर अकमल के हवाले कर दी। गाजियाबाद में एंटी करप्शन की टीम लगातार रिश्वत ले रही है। एक बार फिर एंटी करप्शन ने महिला थाने के रिपोर्टिंग चौकी साहिबाबाद में तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला दरोगा दहेज हत्या के मुकदमे में पैसे की मांग कर रही थी। महिला दरोगा को मेडिकल के लिए भेजा गया है, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने पुलिस को सूचना देकर पकड़वाई अवैध शराब। आज 12/1/2026 को भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर 175 अवैध शराब पकड़वाई है। आज देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन शराब माफिया द्वारा अवैध तरीके से शहर के कोने कोने में शराब माफिया द्वारा शराब भेजी जा रही है। 20-21 वर्ष का युवा अनिल राय जो बस स्टैंड कलारी से अवैध शराब एक मोटरसाइकिल पर थैला में रखकर ले जा रहा था। युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करते। रात 9 बजे करीब एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, जिसमें थैली में 125 पाव लाल मसाला एवं 50 पाव प्लेन थी। पुलिस जाकर कार्रवाई की व मोटरसाइकिल एवं शराब को कोतवाली ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल राय। कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे थे कहीं, पता नहीं है कहाँ पर। धमोई में ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? हाँ। कौन सी कलारी सिलाई? कौन सी कलारी सिलाई? बस स्टैंड। कौन सी कलारी? बस स्टैंड कलारी से लाए। आज भगवती मानव कल्याण संगठन समाज सेवा, जन सेवा, नशा मुक्ति अभियान चारों ओर देश के कोने कोने में चल रहा है। यह अवैध शराब जो घर घर जा रही है, इससे बच्चे परिवार के पूरे नाश हो रहे हैं, पूरे बिगड़ रहे हैं। इसके लिए अवैध शराब जो घर घर जा रही है वह बंद कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध शराब टोटल बंद हो जाए। कलारी जो बिक रही है तो उसमें तो बिक रही है, और ये भी आप अगर अवैध शराब बंद हो जाए। या देखिए अवैध शराब उनके मोटरसाइकिल से ले जा रहे छोटे बच्चे हैं, अभी ये ज़्यादा साल के नहीं है, 18-19 साल के बच्चे होंगे, ये बिगड़ रहे हैं नशे में। इनके लिए पढ़ाई और अच्छी होना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था और पढ़ाई लिखने के लिए, लेकिन यह अवैध शराब में धंधे में लिप्त हैं। इसीलिए यह निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय से यह अवैध शराब टोटल बंद कर दिए जाए। भगवती मानव कल्याण संगठन आए दिन प्रतिदिन दमोह जिले में कहीं न कहीं जगह अवैध शराब पकड़ता है और पुलिस को सूचना देकर बुलाते। पुलिस आ रही है, टीआई साहब से बहुत बात हो गई, टीआई साहब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके चलते हनी ट्रैप गैंग की एक महिला सदस्य ने पहले 2 किसानों को वीडियो कॉल कर बुलाया। उसके बाद अपने गैंग के सदस्यों के साथ उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें बलात्कार की धमकी देते हुए 3 लाख रुपए की मांग करी, जिस पर पीड़ित किसानों ने किसी तरह अपने रिश्तेदारों से रुपए मांगा कर अपनी जान और इज्जत को बचाया। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र निवासी किसान फिरोज मलिक द्वारा बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर देकर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि सना नाम की एक महिला द्वारा उसे वीडियो कॉल कर मिलने के लिए बुलाया था, जिस पर 7 जनवरी को पीड़ित किसान फिरोज मलिक अपने एक अन्य दोस्त के साथ सना के बताए स्थान पर पहुंच गया था। जहां थाना बेला और एसओजी सर्विलांस टीम ने शैलेंद्र सिंह पाल हत्याकांड का 48 घंटे में किया खुलासा। हत्या के आरोप में अवनीश पाल, रिंकू कठेरिया और मृतक की पत्नी अर्चना को किया गिरफ्तार। प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने की साजिश का खुलासा।
नशे में कर मफलर से गला कसकर हत्या, शव नहर पटरी के पास फेंका गया था। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मफलर और मोबाइल फोन बरामद किया। बेला तिरवा बॉर्डर से 2 आरोपी दबोचे गए। महिला अभियुक्ता बाद में गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे भारतीय लोगों में आक्रोश है, तो वहीं तीर्थ के राज प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सनातनी किन्नर अखाड़े ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए श्री लेटे हनुमान मंदिर से लेकर संगम नोज तक विरोध प्रदर्शन किया। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सनातनी किन्नर अखाड़े के लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सनातनी किन्नर अखाड़े ने मांग की है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार यहाँ से सारी चीज भेजना उनको बंद करे, चाहे वह बिजली हो या फिर कुछ भी हो, और जरूरत पड़ी तो हम भी यहाँ से जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। बिजनौर से बड़ी खबर। बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा के ग्राम पीतन औनधा निवासी नगमा की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व चांदपुर के ग्राम कराल निवासी इंतजार से हुई थी। शादी के कुछ समय तक नगमा व इंतजार दोनों के घर गृहस्थी हंसी खुशी से चलती रही। इसी बीच नगमा और इंतजार के 3 पुत्री भी हुई और पुत्री होने के कारण नगमा का पति इंतजार कामकाज के सिलसिले में विदेश चला गया। नगमा के पति नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र में मवेशियों के अवशेष मिलने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। कानपुर महानगर के बिल्हौर में मवेशियों के अवशेष मिलने के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जय जय श्री राम के खूब लगाए नारे, जिससे पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। बिल्हौर में जानवरों के अवशेष मिलने पर बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर रघुवीर लाल ने 4 पुलिसकर्मी किए निलंबित। बिल्हौर में जानवरों के अवशेष मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सख्त एक्शन लिया है। बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना में 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे, तो तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जाता है। काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ हैं और खाले भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा थी। हम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज एसआई प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और कांस्टेबल दिलीप, हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। और जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ अभी एफआईआर लिखाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे एडिशनल असिस्टेंट लगे हैं। सर, वादी कौन रहेगा? वादी इसमें पुलिस रहेगी। पुलिस की तरफ से पुलिस क्योंकि मौके पे पहले पहुंची और पुलिस संज्ञान में आया, तो पुलिस इसमें एफआईआर कराएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करवाएंगे। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर का? अभी ये जानकारी नहीं है क्योंकि एफआईआर प्रोसेस अभी चल रहा है। किसी को पकड़ा गया अभी तक? अभी तक जानकारी के अनुसार जिनका जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसकी बगल में ही यहाँ पर टोबैको भी यहाँ पर गोडाउन है, उसको भी सीज कर दिया गया है। और पूरा गांव जहाँ पर रहते हैं पूरा भागा हुआ है। अब यहाँ पर हम पीएससी कैंप करा रहे हैं और जब तक कि संवेदनशीलता को देखते अधिकारी भी यहाँ कैंप करेंगे जब तक कि पूरी कार्रवाई न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नील गायों और आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद। विकासखंड बटियागढ़ की कई पंचायत के किसान परेशान, प्रशासन से समस्या निराकरण की गुहार। विकासखंड बटियागढ़ की ग्राम पंचायत अजबधाम के साथ कई ग्राम पंचायत के आवारा पशुओं की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। नील गायों और आवारा पशुओं के झुंड लगातार खेती में कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है। किसानों के अनुसार आवारा पशुओं के झुंड कुछ ही मिनट में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।
किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करें और तो और उन्होंने अपने खेतों में विद्युत झटका मशीन, कटीले तार, जालियों को लगाया हो। इसके बावजूद रात तो छोड़ो, दिन में ही नीलगाय में सुरक्षा उपायों को भेद कर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में भी किसान खेतों की रखवाली कर रहा है, लेकिन फसलें सुरक्षित नहीं रख पा रहा। किसान मनोज चौधरी, हरिकेश चौधरी, सुरेंद्र बढ़ गया, जगदीश पटेल या शिवराम मिश्रा ने बताया कि हरी फसलें फैसले जिसमें फूल आना शुरू हो गया है। थोड़ी वीजा पर बाइक की और आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान पहुंचा। इस क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से चना, मटर, गेहूं, मंसूर, सरसों की खेती करते हैं, लेकिन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोग पशुओं को तो रखते हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने बढ़ने के लिए जगह नहीं होती और दूध देने वाली गायों को भी दूध दूहने के बाद फसलों को बर्बाद करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। प्रशासन को आवारा पशुओं को फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा ट्रैफिक प्रहरी अभियान से जुड़कर सराहनीय कार्य करने वाले 4 ट्रैफिक प्रहरियों को किया सम्मानित। शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु जुड़ने वाले नए ट्रैफिक प्रहरियों को कैप, जैकेट, गिफ्ट आदि प्रदान कर किया प्रोत्साहित। अभी तक 2705 ट्रैफिक प्रहरी पुलिस के साथ जुड़कर दिया विभिन्न चौराहे पर यातायात व्यवस्था में योगदान। इंदौर शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही के साथ ही बेहतर यातायात व्यवस्था में आम जनमानस की सहभागिता भी बढ़ी तथा सभी में यातायात नियमों के पालन के प्रति जन जागृति आए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस द्वारा ट्रैफिक प्रहरी अभियान प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान से शहर के जिम्मेदार व जागरूक नागरिक जुड़ भी रहे हैं, जिन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आज दिनांक 13/1/2026 को पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह ने बेहतर यातायात व्यवस्था में सराहनीय कार्य करने वाले 4 ट्रैफिक प्रहरियों कैलाश चौहान, चंदननगर चौराहा, अभिषेक ठाकुर, चंदननगर चौराहा, मुस्कान चौधरी, राजवाड़ा क्षेत्र, नेहा जायसवाल, महुनाका चौराहा को शील्ड, प्रशस्ति पत्र उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस अभियान से जुड़ने वाले नए ट्रैफिक प्रहरियों को कैप उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया और उन्हें जैकेट, सिटी लाइट, बेटन और पेज प्रदान कर उनके द्वारा समाज हित में जो अभिन्न सेवा देंगे उसके लिए उनकी सराहना भी की। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने उक्त अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान से अभी तक 2705 जिम्मेदार नागरिक जुड़ चुके हैं और अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न चौराहे पर यातायात प्रबंधन में सहयोग भी किया है। उन्होंने आमजन को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमारी इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को यातायात प्रबंधन एवं नियम पालन की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है, ताकि शहर में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इसे जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म भर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार समय एवं स्थान का चयन कर यातायात प्रहरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। ट्रैफिक प्रहरी के माध्यम से नागरिकगण यातायात पुलिस की सहायता कर सकते हैं और आमजन के नियमों के पालन हेतु जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थाना एरोड्रम इंदौर पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान, चाइनीज मांझे से सावधान, सुरक्षा ही जीवन की पहचान। थाना एरोड्रम पुलिस इंदौर द्वारा आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत कलानी नगर सब्जी मंडी में एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान श्रीमान पुलिस उपायुक्त कृष्ण लाल चंदानी, DCP जोन 1 श्रीमान विवेक सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त जोन 1 एवं थाना प्रभारी एरोड्रम इंदौर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें आम नागरिकों चाइनीज मांझे का दुष्प्रभाव को सब्जियों के डेमो के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया गया एवं चाइनीज मांझा के उपयोग से होने वाले गंभीर एवं जानलेवा खतरों के प्रति सचेत किया गया। अभियान के दौरान नागरिकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से फुल फेस हेलमेट पहनने तथा गले में गमछा या स्कार्फ बांधने की सलाह दी गई, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके। एरोड्रम थाना पुलिस द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के उपयोग, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत डायल 112 या संबंधित थाना पुलिस को दी जा सकती है। ऐसा कर नागरिक न केवल कानून का पालन करेंगे बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि यदि पतंग उड़ानी हो तो केवल परंपरागत सूती धागे का ही उपयोग करें, जो पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए सुरक्षित है। इस जन जागरूकता अभियान के दौरान उपस्थित नागरिकों ने एरोड्रम पुलिस की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की और इसे जनहित में अत्यंत आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने स्वयं नियमों का पालन करने एवं समाज को सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प भी लिया, जिसमें एरोड्रम थाना से उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी, हेड कांस्टेबल माखन चौधरी, हेड कांस्टेबल दिनेश मीणा, आरक्षक अमर जाटव, आरक्षक राजू रावत एवं अन्य एरोड्रम थाना पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। इंदौर से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब विजयगढ़ क्षेत्र स्थित झरियावा धाम में भिखारी बाबा कराएंगे विराट रुद्र महायज्ञ। 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित 14 जनवरी को निकलेगी कलश यात्रा। 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ होगी शुरू। प्रतिदिन होगी रामकथा और रात्रि में होगी रासलीला। प्रतिदिन चलेगा विशाल भंडारा। 12 जनवरी को होगी पूर्णाहुति। विजयगढ़ क्षेत्र में स्थित झरियावा धाम महादेव मंदिर परिसर में चलेगा कार्यक्रम। सोनभद्र और विजयगढ़ स्थित क्षेत्र झरियावा धाम महादेव मंदिर परिसर में भिखारी बाबा 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ कराएंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित हो गया है। 14 जनवरी को कलश यात्रा निकलेगी और कलश स्थापना के साथ ही रुद्र महायज्ञ शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन रामकथा, रात्र में रासलीला के साथ ही विशाल भंडारा भी चलेगा। 22 जनवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। भिक्षुक भिखारी बाबा उर्फ जंगली दास उर्फ दीनबंधु उर्फ रमाशंकर गिरी जी महाराज ने बताया कि नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र विजयगढ़ स्थित ग्राम सभा ये वटम के झरियावा धाम महादेव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ 14 जनवरी को कलश यात्रा के बाद कलश स्थापना के साथ शुरू होगी और 22 जनवरी को यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। प्रतिदिन रामकथा होगी। रात में वृंदावन से आई रासलीला मंडली के जरिए रासलीला होगी तथा रोज विशाल भंडारा भी चलेगा। भिखारी बाबा ने बताया कि झरियावा धाम महादेव मंदिर परिसर में पहली बार विराट रुद्र महायज्ञ होने जा रही है। आचार्य राधे कृष्ण तिवारी के जरिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजयगढ़ राजा चंद्र विक्रम पद्म शरण शाह हैं। विशिष्ट अतिथि MLC श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह व राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ रहेंगे। संरक्षक घोरावल विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य, छात्र शक्ति रसड़ा बलिया विधायक उमाशंकर सिंह व सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बहादुर सिंह, राजेश कुमार पाठक, हरीश अग्रवाल, दाऊ दयाल, मुख्य यजमान दिनेश सिंह मौर्य, आनंद सिंह, मनोज केसरी, शिव भक्ति महिला मंडल संरक्षिका सुशीला पाठक, पन्नालाल पासवान, बलिराम राम सूरत आदि का विशेष योगदान रहा। भिखारी बाबा ने बताया कि झरियावा धाम में गुफा के अंदर महादेव विराजमान है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। यहाँ पर मेला भी लगता है। यहाँ पर पहाड़ी में निर्मल जल 12 महीने बहता रहता है, जिसका उपयोग आदिवासी लोगों के पीने, नहाने, पशुओं के लिए उपयोगी है। मान्यता यह भी है कि इस जल से स्नान करने पर चर्म रोग से निजात मिल जाती है। भिखारी बाबा ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से झरियावा धाम का सुंदरीकरण कराने के साथ ही मंदिर का निर्माण कराए जाने की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनियंत्रित लग्जरी बस ने कार को मारा टक्कर, कब बनेगा अजवा का पुल। कौशाम्बी जिले के अचुआ कस्बे से एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने बड़ा हादसा होते होते टाल दिया। सवाल वही पुराना है, आखिर कब बनेगा पुल, एलिवेटेड रोड या बाईपास और कब थमेगा हादसा। आदर्श नगर पंचायत अचुआ की नवीन मंडी समिति के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनियंत्रित लग्जरी बस ने खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और कार सवार बाल बच गए। कार सवार रोहिल सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह, राज सिंह पुत्र नवाब सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह और रविंद्र सिंह निवासी ग्राम सभा के दिव्यांशों के साथ गड़ा गंगा स्नान व पूजन दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार अचुआ कस्बे के नवीन मंडी समिति के पास पहुंची, कुछ लोग किसी काम से
कार से उतर गए। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार लग्जरी बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूत्रों की माने तो सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। यह कोई पहला मामला नहीं है। अजवा कस्बे में इसी हाईवे पर अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और अनगिनत हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके ना तो 6 लेन सड़क बन पाई, ना फ्लाईओवर, ना एलिवेटेड पुल और ना ही बाईपास। अब सवाल प्रशासन से है, क्या किसी और की जान जाने के बाद बनेगा पुल? क्या हादसों की यह श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी? अजवा के लोग आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कश्मीर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूटी के महासचिव व प्रवक्ता अबरार साहब इन दिनों जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वे कश्मीर क्षेत्र में पेयजल और बिजली संकट जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में जल संकट को स्वीकार करते हुए कहा कि जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। हालिया घटनाक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के तहत लंबित केंद्रीय धनराशि को शीघ्र जारी करने पर चर्चा की ताकि पेयजल योजनाओं को गति मिल सके। इसके साथ ही राज्य सरकार बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग, लाइन लॉस में कमी और अन्य सुधारात्मक कदम उठा रखे हैं, जिससे आम लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि आप देख रहे हो, हम जनता दल यूनाइटेड से, मैं जनरल सेक्रेटरी JNK यूटी और ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जनता दल यूनाइटेड से हूँ। मेरे साथ में टीम है, बिलाल साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, यासीन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ फिरदौस साहब है। पूरी टीम JDU की आज यहाँ पे आई थी। जिस तरीके से पिछली बार कुछ ग्रीवेंस हमने यहाँ से दी, तो आज उन ग्रीवेंसेस का रिजॉल्व हमने किया, जिसमें नायब तहसीलदार साहब भी आए थे और टीम भी तहसील में से आई थी यहाँ पे, जिन्होंने ऑन स्पॉट यहाँ पे देखा जो ये मसला था। अब ये कुछ जो लोकल्स है यहाँ पे जिनका ये मसला था, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ बोले JDU के खिलाफ, क्योंकि ये तो ऑन प्रेजेंट सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वारिया कालत लड़ान ठीक अत नज कोन वुनि तक कस गोर तह बगैर अच्छा गया JDU थ्रू को अहन सर गया मुतमईन चुका मुतमईन कोसमा है ना 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 कसे तु शुका खुश सारी छुवास खुश ये काम गया जनता दल यूनाइटेड अच्छा क्रेडिट गछान ये छा गछान कि कुछ गलत माना ऑन कैमरा बुमा गलत कोई से JDU उस क्रेडिट गछान। चलो जी शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 2.25 करोड़ की एक्सपायर बियर का आबकारी विभाग ने किया नष्टीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। इंदौर जिले के सिमरोल क्षेत्र से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड में भारी मात्रा में एक्सपायर हो चुकी बियर का आबकारी विभाग द्वारा निम्नानुसार नष्टीकरण किया गया है। यह कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी में की गई ताकि जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता हितों से कोई समझौता न हो। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। इंदौर जिले के सिमरोल क्षेत्र स्थित माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड मेमदी ग्राम में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23,154 पेटियों में भरी कुल 2,23,316 लीटर एक्सपायर बियर का नष्टीकरण किया। इस बियर का डिस्टिलरी मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नष्टीकरण की कार्रवाई उपायुक्त आबकारी श्री संजय तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत की गई। सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया, यह बियर मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, असम और महाराष्ट्र भेजे जाने के लिए निर्मित की गई थी, लेकिन समय पर मांग प्राप्त न होने के कारण इसे निर्धारित अवधि में निर्यात नहीं किया जा सका। निर्माण तिथि से 6 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद इसे एक्सपायर घोषित किया गया, जिसकी सूचना इकाई प्रबंधन द्वारा आबकारी विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बियर का किसी भी स्तर पर विक्रय या आपूर्ति न हो सके। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई में बोतलों में भरी बियर को बहाकर नष्ट किया गया, जबकि केन में भरी बियर को बुलडोजर और JCB मशीन से कुचलकर नष्टीकरण किया गया।
पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान समिति में शामिल सभी आबकारी अधिकारी, कर्मचारी उड़न दस्ता मौके पर मौजूद रहे। आबकारी विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तिलक नगर पुलिस का चाइनीज मांझा के खिलाफ सख्त अभियान, दुकानों की चेकिंग और ब्रिजों पर सुरक्षा इंतजाम। इंदौर से बड़ी खबर, चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तिलक नगर थाना पुलिस ने जोन 2 में व्यापक कार्यवाही और जागरूकता अभियान चलाया है। पुलिस ने पतंग मांझा बेचने वाली दुकानों की सघन चेकिंग की और खुले मैदानों व पतंग उड़ाने वालों स्थानों पर सर्चिंग की कार्यवाही की। डीसीपी जोन 2 श्री कुमार प्रतीक और एडिशनल डीसीपी श्री अमरेंद्र सिंह के निर्देश तथा एससीपी श्री कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनीष लोधा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान दुकानदारों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के उपयोग और विक्रय पर लागू विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के वर्ल्ड कप चौराहा ब्रिज पर सेफ्टी वायर बंधवाया गया, जबकि चिन्हित ब्रिजों पर राहगीरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पीड कम करने के लिए स्टॉपर लगाए गए और चेतावनी वाले बैनर भी लगवाए गए। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग न करें और किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त अभियान, ई रिक्शा से अनाउंसमेंट, बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आ रही है। जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया है। ई रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट कर आम जनता और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री या उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्तागंज थाना प्रभारी केपी यादव और सब इंस्पेक्टर अरविंद खत्री द्वारा पूरे थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर ई रिक्शा के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार चाइनीज मांझे की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं इस अभियान को लेकर समाज सेवी अभिषेक अग्रवाल ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय और जनहित में उठाया गया कदम है। यदि सभी थाने इसी तरह सजग होकर कार्य करें तो हादसों और आत्महत्याओं जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। पुलिस द्वारा बच्चों और उनके माता पिता से अपील की गई कि वे अपने बच्चों को चाइनीज मांझे से दूर रखें। चाइनीज ही यदि कहीं भी चाइनीज मांझे की बिक्री होती दिखे तो तुरंत थाना पुलिस को सूचना दे। संयुक्तागंज पुलिस का यह अभियान जन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसी भी स्थिति में चीनी मांझा का उपयोग न करें। जनता से अपील, माता पिता बच्चों को चीनी मांझा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाएं। दुकानदार प्रतिबंधित मांझा का विक्रय न करें। अवैध बिक्री या उपयोग की सूचना तत्काल पुलिस को दें। संकल्प, हम चीनी मांझा का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति दुष्परिणामों के बारे में जागरूक बनाएंगे।
चीनी मांझा से सावधान, सुरक्षित पतंग सुरक्षित जीवन। जीवन मांझा जानलेवा खतरा। पतंग उड़ाना एक आनंदमय खेल है, लेकिन चीनी मांझा, नायलॉन, कांच, लेपित का उपयोग बहुत खतरनाक और कानूनन अपराध है। चीनी मांझा के दुष्परिणाम, इससे गंभीर चोट या जान का खतरा हो सकता है। रात चलते लोग, दुपहिया वाहन चालक घायल हो सकते हैं। पक्षी पशु बुरी तरह घायल और मृत हो जाते हैं। बिजली के तार कटने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सुरक्षित पतंग उड़ाने के नियम: केवल सूती, कॉटन डोर, इको फ्रेंडली मांझा का ही उपयोग करें। पतंग हमेशा खुले मैदान में उड़ाएं। सड़क, बिजली के तार और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। बड़ों की देखरेख में ही पतंग उड़ाएं। याद रखिएगा, चीनी मांझे का उपयोग, खरीद और बिक्री प्रतिबंधित है। इसका प्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी, आइए हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा करें, पक्षियों और पर्यावरण को बचाएं, सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बने। धन्यवाद। सुरक्षित पतंग अपनाएं। आपकी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। और कानूनी कार्रवाई, उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दंड स्वरूप जुर्माना, कारावास एवं सामग्री की जब्ती की जा सकती है। क्या करें और हम क्या ना करें? क्या करें? केवल सूती, कॉटन डोर और इको फ्रेंडली मांझा का ही उपयोग करें। पतंग उड़ाने हेतु खुले मैदान में जाएं। और क्या ना करें? सड़कों, बिजली लाइनों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र एवं छतों के किनारे पतंग बिल्कुल भी न उड़ाएं। किसी भी स्थिति में चीनी मांझा का उपयोग ना करें। जनता से अपील: माता पिता बच्चों को चीनी मांझा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाएं। दुकानदार प्रतिबंधित मांझा का विक्रय बिल्कुल न करें। अवैध बिक्री या उपयोग की सूचना तत्काल पुलिस को दें। और संकल्प: हम चीनी मांझा का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके परिणामों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युवा शक्ति ने किया सूर्य नमस्कार, स्वदेशी के संकल्प के साथ गूंजा आस्था। आस्था के सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक और अतिथिगण भी शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, एसडीएम नितिन कुमार टाले, बीईओ सलोनी शर्मा, बीआरसीसी अजय सिंह राजपूत सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विद्यालय के प्राचार्य श्री सिद्धवत खान के मार्गदर्शन में योग शिक्षकों के निर्देशन पर सभी ने सूर्य नमस्कार के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। इस अवसर पर प्राचार्य श्री सिद्धवत खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ रखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग से शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय होता है, जो युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के पश्चात रन फॉर स्वदेशी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। दौड़ के दौरान विद्यार्थियों ने स्वदेशी अपनाए, भारत बचाएं जैसे नारों के साथ आत्मनिर्भर बना भारत का संदेश दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करने का प्रेरक उदाहरण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किराए के नाम पर ट्रैक्टर लूट, जबलपुर में किसानों से ठगी का बड़ा गिरोह सक्रिय, एफआईआर के बाद भी आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर, जहां किसानों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगाते हुए ट्रैक्टर ठगी का एक शातिर गिरोह सक्रिय है। किराए के नाम पर ट्रैक्टर लेकर उन्हें बेच देना और फिर पुलिस की पकड़ से दूर हो जाना, यही है इस गिरोह का तरीका। जबलपुर जिले में दीपक पुरी गोस्वामी नाम का आरोपी किसानों से ट्रैक्टर किराए पर ले जाने की बात करता है। किरायानामा लिखवाया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन इसके बाद ट्रैक्टर ना तो लौटते हैं, ना ही उनका कोई सुराग मिलता है। आरोप है कि आरोपी ट्रैक्टरों को गिरवी रख देता है या बेच देता है। इस तरह की ठगी की वारदातें वह कई थाना क्षेत्रों में कर चुका है।
कई थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित किसान ग्राम पौड़ी खुर्द हमारे साथ लगातार धोखाधड़ी हो रही है। किरायानामा लिखवा कर ट्रैक्टर ले गए और फिर बेच दिया। थानों में शिकायत के बावजूद न आरोपी पकड़ा गया, न हमारा ट्रैक्टर मिला। पीड़ित किसानों का आरोप है कि दीपक पुरी गोस्वामी अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है। अलग अलग थानों में मामले दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने से किसानों में आक्रोश है। सूर्यकांत शर्मा एडिशनल SP जबलपुर ने कहा कि आरोपी दीपक पुरी गोस्वामी के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज हैं। जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित किसानों के ट्रैक्टर वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि जब कई FIR दर्ज हैं तो फिर आरोपी अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर कैसे? किसानों की मांग है कि तुरंत गिरफ्तारी और ट्रैक्टरों की बरामदगी। अब देखना होगा कि पुलिस का जल्द कब जमीन पर उतरता है। से गुलाब राय जी आए हैं जो पौड़ी खुर्द के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि एक दीपक पुरी गोस्वामी नाम का आदमी किराए में ट्रैक्टर लिया था और बाद में पता चला कि उस ट्रैक्टर को उसने किसी को बेच दिया है। वो ट्रैक्टर कहाँ है वो इनको पता भी है। इसमें गोसलपुर में हमने FIR दर्ज कर ली है और इसमें विवेचना की जा रही है। और ऐसा ही मामला दीपक पुरी गोस्वामी ने मझोली में, मझगवा में और कुंडम में भी किया है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और भी लोगों की इसमें ट्रैक्टर है। सभी ट्रैक्टरों को जहाँ जहाँ है उसकी सूचना प्राप्त कर इसको विधिवत इस प्रकरण में लिया जाएगा और विधिवत न्यायालय से उसकी सुपुर्दगी लेंगे। और दीपक पुरी गोस्वामी के खिलाफ ये धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें बीच में कुछ मीडिएटर है, जैसे इनने लिखा है कि विपिन पटेल के माध्यम से ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है और जल्द ही इसमें उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नालासोपारा में पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री से चुनावी माहौल गरमाया, उमड़ी भारी भीड़। वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान नालासोपारा में उस समय जबरदस्त उत्साह देखने को मिला जब पवन सिंह चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। पावर स्टार पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर भाजपा के झंडे, नारों की गूंज और समर्थकों की भारी भीड़ ने पूरे इलाके को चुनावी रंग में रंग दिया। इस मौके पर पवन सिंह ने भाजपा के उम्मीदवार गंगेश्वर श्रीवास्तव, गणेश पाटिल, हेमलता सिंह और ख्याति घरत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बताते हुए मतदाताओं से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। सभा के दौरान पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए लोग मोबाइल कैमरों से वीडियो बनाते नजर आए। फूलों की बारिश, ढोल नगाड़ों और नारों के बीच रोड शो ने नालासोपारा का माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ से साफ है कि इस बार चुनाव में भाजपा को मजबूत समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर पावर स्टार पवन सिंह की मौजूदगी ने नालासोपारा सहित पूरे वसई विरार क्षेत्र में भाजपा के चुनाव प्रचार को नई ऊर्जा दे दी है और चुनावी मुकाबला और भी रोचक होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम के नाम से दर्द। मिर्जापुर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी नंदगोपाल नंदी ने नगर के डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में अपने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना किसान, मजदूर और गांव के हित में है। भ्रष्टाचार का समूल नाश हो इस हित में है। पूरे देश के किसान नेता, किसान संगठन और जो रियल में किसान हैं, हम किसानों के ठेकेदार हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जो रियल में खेती किसानों से जुड़े हैं, किसानों के हितैषी हैं, वह सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष के पेट में राम नाम से दर्द और बौखलाहट है। नंदी ने कहा कि पूरा विपक्ष राम का नाम लेते ही उनके पेट में दर्द और बौखलाहट होता है। कहा कि अगर इस विधेयक का नाम अस्सलाम वालेकुम होता तो शायद यह एक लोग विरोध न करते, क्योंकि इस विधेयक का नाम विकसित भारत जी राम जी है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। इस योजना के तहत बढ़ती महंगाई को देखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाए जाने पर कहा कि जो गांव का प्रधान है, जो गांव के विकास की बात करता है, वह इस तरह की बात नहीं करता। जिसको आधा मेरा आधा तुम्हारा करना है, वह इसी तरह की बात करता है। पत्रकार वार्ता दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, नगर पालिका श्याम सुंदर केशरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान हित में है, मजदूर के हित में है,
गांव के हित में हैं और भ्रष्टाचार का समूल नाश हो इस हित में है। और तो और पूरे देश के किसान नेता, किसान संगठन जो रियल में किसान है, किसानों को जो ठेकेदार, उनकी बात पे नहीं कर रहा हूँ, जो रियल में किसान, खेती किसानी से जुड़े हैं, किसान के हितैषी हैं, वो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और जो पूरा विपक्ष, जो राम का नाम लेते ही उनके पेट में दर्द होता है और बौखलाहट होती है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस विधेयक का नाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होता तो शायद ये लोग विरोध ना करते, क्योंकि इस विधेयक का नाम विकसित भारत जी राम जी है, इसलिए इसका विरोध कर। अच्छा, ओवैसी ने कह दिया है कि हिजाब पहनने वाली महिला जो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कहना है? अब कुछ भी इसमें प्रधान का कहना है कि ये जो मनरेगा आया है ये खत्म करने के लिए है, पैसे बढ़ाया जाए, 400 रुपए कम से कम किया जाए। 200-250 रुपए में तो आजकल का रसोई का खर्चा भी नहीं होता है, जबकि खर्चा न बढ़ा के, पैसे न बढ़ा के आप बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी गांव का प्रधान गांव के विकास के लिए रियल में काम करना चाहता है, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। जिसको हाँ बांटना है, बंदर बांट करने की आदत तुम्हारा, आधा हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थाने को जलाने की धमकी, वीडियो वायरल, फिर मांगी माफी। रामपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून के रक्षक ही नहीं बल्कि थाना भी धमकी के निशाने पर आ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा थाने में आग लगाने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला केमरी थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में बजरंग दल से जुड़े बताए जा रहे कार्यकर्ता सूरज पटेल पुलिसकर्मियों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह न सिर्फ ऊंची आवाज में बहस करता दिखता है, बल्कि थाने में आग लगाने जैसी गंभीर धमकी भी देता है। बताया जा रहा है सूरज पटेल किसी मामले में थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए एक युवक से मिलने थाने पहुंचा था। जब पुलिसकर्मियों ने उससे युवक से मिलने से रोका तो वह आवेश में आ गया और थाने में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद सूरज पटेल थाने से लौट गया, लेकिन इसी दौरान उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला तूल पकड़ता देख सूरज पटेल ने एक दूसरा वीडियो जारी किया, जिसमें वह अपने बयान पर माफी मांगते नजर आया। उसने कहा कि गुस्से और आवेश में आकर उसने यह बातें कह दी थी। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी हिमांशु चौहान का कहना है कि घटना के समय वह थाने में मौजूद नहीं थे। वहीं पूरे मामले पर रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने साफ किया कि प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है, आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। अब सवाल यह है कि क्या माफी मांग लेने से कानून को दी गई धमकी का मामला खत्म हो जाएगा या फिर कानून अपना सख्त रुख दिखाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। थाना कैमरी में एक थाना परिसर के अंदर एक युवक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें इस युवक ने बाद में माफी भी मांग ली थी, परंतु उस युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिया गया और उसकी विवेचना प्रचलित है। सादर प्रणाम भाई साहब। थाना कैमरी की जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है, मैं प्रखंड संयोजक सूरज पटेल, बजरंग दल मिलक। आवेश में आके मैं वहाँ पर भड़क गया और मेरे शब्द से कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। मुझे बता रहा हो यहाँ का पुलिस का रवैया से नहीं है, कैमरी पुलिस का। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल, यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और मैं बाहर से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मेरे से चल के आया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों आ गए थाने को, मैं देखता हूँ कौन बचाता है। खुला चित्र को अगर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो।
आप सब खाली की यहाँ पर नौटंकी बनाते हो खाने को सालों में। अरे बुलाओ मुझे जेल में जाओ। गाली कैसे दे रहे हो? गाली आप शांत रहो, आपसे बात कीजिए। जॉन साहब को बुलाओ, बात करूंगा। जॉन साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने पर मिला था जो मेरा नाम सूरज पटेल है, बजरंग दल से। जॉन साहब ने मिला था, वो मेरा सारा डाटा पता है, उसके मेरे डाटा उनसे जो मिल सकता है, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई थाने में, पूछ ले जाएंगे, हम बोलोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्हौर थाना क्षेत्र में मवेशियों के अवशेष मिलने से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। कानपुर महानगर के बिल्हौर में मवेशियों के अवशेष मिलने के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जय जय श्री राम के खूब लगाए नारे, जिससे पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। बिल्हौर में जानवरों के अवशेष मिलने पर बड़ी कार्रवाई, कमिश्नर रघुवीर लाल ने 4 पुलिसकर्मी किए निलंबित। बिल्हौर में जानवरों के अवशेष मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सख्त एक्शन लिया है। बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना में 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे, तो तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ हैं और खाने भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर ये भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा थी। हम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज एसआई प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। और जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ अभी FIR लिखाने की प्रक्रिया चल रही है, हमारे एडिशनल लगे हैं। सर, वादी कौन रहेगा? वादी इसमें पुलिस रहेगी। पुलिस की तरफ से पुलिस क्योंकि मौके पर पहले पहुंची और पुलिस संज्ञान में आया, तो पुलिस इसमें FIR कराएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करवाएंगे। सर, कितने लोगों के खिलाफ FIR का? अभी ये जानकारी नहीं है क्योंकि FIR प्रोसेस अभी चल रहा है। किसी को पकड़ा गया अभी तक? अभी तक जानकारी के अनुसार जिनका जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसकी बगल में ही यहाँ पर टोबैको भी यहाँ पर गोडाउन है, उसको भी सीज कर दिया गया है। और पूरा गांव जहाँ पर रहते हैं पूरा भागा हुआ है। अब यहाँ पर हम PSC कैंप करा रहे हैं और जब तक कि संवेदनशीलता को देखते अधिकारी भी यहाँ कैंप करेंगे जब तक कि पूरी कार्रवाई न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संपत्ति के लिए बेटे ने मां और भाई की हत्या की। मिर्जापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक बेटे ने संपत्ति की लालच में अपने मां और भाई को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई के शव बरामद कर लिया, जबकि मां के शव को बरामद करने का प्रयास कर रही है। हत्या को अंजाम देने वाले बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल दहला देने वाली घटना जिसमें एक बेटे ने अपनी सौतेली मां और भाई को धारदार हथियार से इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वह उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहता था। मिर्जापुर के मड़ियान थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा ग्राम सभा में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात से स्थानीय लोगों भी सदमे में हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेमचंद गुप्ता ने दूसरी शादी भी की थी, जिससे उनके एक पुत्र भी था। पहली पत्नी का पुत्र राहुल गुप्ता अपनी सौतेली मां और भाई को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए बीती रात धारदार हथियार से सौतेली मां और भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई का शव पुलिस ने बरामद कर लिया, परंतु मां के शव को राहुल ने नहर में बहा देने वाली जानकारी पुलिस को दी। मामले में एसपी नक्सल मनीष मिश्रा ने बताया कि हत्या को अंजाम देने वाले राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और मां के शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समाज का पतन इस कदर होता जा रहा है कि पत्नी
पति घात तो पति पत्नी का हत्या कर दे रहे हैं। मिर्जापुर में मणिहार में हुए हत्याकांड में एक बेटे ने अपने सौतेली मां और भाई की महाड़ इसलिए हत्या कर दी कि संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े। अब देखना यह है कि इसमें वह अकेला था कि कोई उसके साथ भी इस कांड में शामिल था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। ये थाना मड़िहान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसको पंचायतवा पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो भी सौतेली माँ थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गंभीर अनियमितता के प्रकरण में जिला पंचायत कोंडा गांव द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत चिटाड़ी जनपद पंचायत बड़े राजपुर के सचिव श्री हीरामन मरकाम को शासकीय राशि के दुरुपयोग, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाधिता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। जिला कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में संबंधित सचिव द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई। प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 और मनरेगा में सुधार को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कितने परिवर्तन किए, इतनी बेहतरीन काम किए हैं। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत जी राम जी एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में पहले सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए सदाचार तथा कर्मियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो 100 दिन काम देने की बात कही गई थी, मनरेगा में उसके स्थान पर अब 125 दिन रोजगार की गारंटी रहेगी। जब बुआई और कटाई का सीजन हो तो वह 60 दिन तक कार्य मुक्त रहेंगे, अर्थात 60 दिन में उनका काम से छुट्टी रहेगी और वह लोग जो कतई बुआई का काम करते हैं आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं। रोजगार को निम्न 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण होगा। दूसरा बड़ा फायदा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सड़क, नदी, नाली को बेहतर बनाने से जुड़े हुए काम। इसके अलावा तीसरा बिंदु आजीविका संवर्धन कार्य, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। किसी से किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य इसका चौथा अहम कार्य है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मेरठ में हुए दलित युवक की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने हजरतगंज चौराहे पर किया प्रदर्शन। हजरतगंज चौराहे पर लोहिया वाहनी समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था का पुतला फूंका। मेरठ में हुए दलित युवक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरठ के सरधना गांव में सोनू कश्यप की पिटाई के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर इको गार्डन भेजा। जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। तेज रफ्तार लोडर ने 8 साल की अनुष्का को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें अनुष्का की मौके पर मौत हो गई। सैफई में बुआ की बेटी के जन्मदिन के कार्यक्रम में पूरा परिवार जा रहा था। सड़क किनारे खड़ा परिवार कर रहा था सवारी वाहन का इंतजार, तभी तेज रफ्तार लोडर टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में अनुष्का को स्थानीय लोगों ने पहुंचाया भरथना CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने किया मृत घोषित। मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पूरे गांव में मातम छा गया। हादसे के बाद चालक लोडर लेकर मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने दौड़कर दबोच लिया और आरोपी चालक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया और वाहन को पुलिस कब्जे में लिया। कोतवाली भरथना क्षेत्र के मढ़ेला ढकपुरा गांव के समीप की घटना।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में करप्शन फ्री इंडिया संगठन का अनूठा प्रदर्शन। गले में गंदे पानी की बोतल टांग कर तहसील सिकंदराबाद पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम दीपक पाल को भी उपहार में पानी की बोतल भेंट की। औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ता। नालों में गंदे पानी पर रोक और सरकारी नलों के पानी की जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्यमंत्री और उप जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया ज्ञापन। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जलवायु प्रदूषण के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया के बैनर तले नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भीम आर्मी कोरबा जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। कोरबा बौद्ध विहार अम्बेडकर भवन में शनिवार को भीम आर्मी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने विस्तार करते हुए कोरबा में जिलाध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से पूर्व वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भाई अजीत सोनवानी जी का अनुशंसा कर उनके नाम का प्रस्ताव कर प्रदेश कमेटी में भेजा गया। जल्द ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा तथा साथ ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी कलेश्वर खूंटे मनिंदर सिंह आचार्य जी ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें संगठित कर सशक्त बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान और सामाजिक समानता के प्रति जागरूक करें। इस दौरान संगठन की आगामी रणनीति, सदस्यता अभियान और सामाजिक मुद्दों पर संभावित आंदोलनों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। अंत में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या। 25 वर्षीय अबू बकर ने 65 वर्षीय पिता ताहिर को मारी गोली। पिता की लाइसेंसी बंदूक से दिया गया वारदात को अंजाम। अबू बकर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर झोजा में हुई वारदात। बुलंदशहर से सचिन कुमार लोधी की खास रिपोर्ट। सर, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अकबरपुर गाँव में एक बुजुर्ग की हत्या हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? थाना कोतवाली देहात के ग्राम अकबरपुर में आज सुबह ये बेटे द्वारा अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम ताहिर बताया गया है जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है और बेटे का नाम अबू बकर है जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष बताई गई है। जांच के दौरान यह प्रकरण सामने आया कि पिछले कुछ दिनों से पिता पुत्र के मध्य जो है विवाद चल रहा था और आज सुबह जो है विवाद के क्रम में आपस में कहासुनी गाली गलौज हुई, जिसके क्रम में अबू बकर ने अपने पिता के लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा किया जा रहा है। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण सर क्या बताया जा रहा है? विवाद का कारण पारिवारिक डिस्प्यूट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बालोद में विकास की रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा सफल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बालोद जिले में प्रवास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के माध्यम से जिले को नई दिशा देने का संदेश दिया। उनके आगमन से प्रशासनिक अमले के साथ साथ आमजन में भी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री साय गुंडादेही पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके बाद मुख्यमंत्री दुधली पहुंचे और प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने देश भर से आए रोवर रेंजर्स के अनुशासन, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की सराहना की। यह आयोजन युवाओं को नेतृत्व और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित करने वाला साबित हुआ।
मुख्यमंत्री का यह प्रवास बालोद जिले के लिए विकास और युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने वाला रहा। जिला ब्यूरो केपी चंद्राकर। ग्राम उदली की पावन भूमि में भारत स्काउट गाइड्स के द्वारा राष्ट्रीय लोअर रेंजर्स जम्बूरी का आयोजन किया गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और इसके लिए भारत स्काउट गाइड्स के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया। इसमें पूरे देश भर से करीब हर प्रदेश से 12,000 से ज़्यादा हमारे स्काउट गाइड्स के भैया और बहन यहाँ प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को ये दर्शा रहा है और बहुत इसके लिए फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड का आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 के खेल मैदान में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती युवा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर चित्रकूट विधायक श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार, महापौर श्री योगेश तारमकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस, अपर कलेक्टर श्री विकास सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह सहित अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया के निर्देशन में आरटीओ सतना संजय श्रीवास्तव, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर श्रीमती रामदेवी राय, प्रधानारक्षक कृष्ण सिंह तोमर एवं अन्य पुलिस बल की उपस्थिति में नेशनल हाईवे पर बेतरतीब ढंग से पार्किंग की जा रही बसों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से खड़ी 6 बसों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रत्येक बस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 15,000 रुपए की राशि वसूल की गई। ISBT बस स्टैंड का निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात बसों के पार्किंग हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद कुछ बस चालक नेशनल हाईवे पर बसें खड़ी कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रशासन ने समस्त बस संचालकों एवं चालकों से अपील की है कि वे अपनी बसों को अनिवार्य रूप से ISBT बस स्टैंड में ही खड़ा करें तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ियां पर भी कार्रवाई की गई, जबकि रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई बस स्टॉप नहीं है। इस प्रकार चालान की राशि 17,500 की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जगजीवन टंडन, जिला ब्यूरो चीफ, कोरबा। जन जंगल जमीन के मुद्दों पर आपने निकाली छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा, गांव-गांव जन जागरूकता का संकल्प। 12 जनवरी 2026 कोरबा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी कोरबा द्वारा जिले में छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा का आगाज किया गया। यात्रा की शुरुआत रामपुर विधानसभा के करतला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बेहरचुआ से हुई, जो ग्राम बोकरदा में संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया गया। जिला अध्यक्ष रिचर्ड डेविड लोगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक पहुंचकर आम लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत कराना है। साथ ही प्रदेश में फैली विसंगतियों, जनहित से जुड़े मुद्दों और शासन की कथित नाकामियों को लेकर जन जागरूकता पैदा करना भी इस यात्रा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जिले की प्रत्येक विधानसभा के ब्लॉक स्तर पर
निकलकर सभी गांवों तक पहुंचेगी। प्रदेश संगठन मंत्री जलाल राठिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। जन जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपा जा रहा है, जिससे आम नागरिकों का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में है और विपक्ष मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनने का काम कर रही है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए लोगों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा महासचिव शत्रुघ्न साहू, उपाध्यक्ष भूषण कुर्रे, महिला विंग जिला प्रभारी लता सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष गुरुवार सिंह गभेल, संतोष गभेल सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, नोडल अधिकारी अनुपस्थित मिले तो होगी कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर किसानों को न हो किसी प्रकार की समस्या, कोचियों व बिचौलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश। कलेक्टर ने सभी विभागों को अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में नियमित ऑनलाइन एंट्री करने को कहा। गांव को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित करे व्यापक प्रचार प्रसार। गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय मनाने सभी विभागों को दिया आवश्यक निर्देश। बैठक में अनुपस्थित अधिकारी को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा 12 जनवरी 2026। कलेक्टर सी जन्मेजय महोदय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण और समीक्षा के दौरान यह पाया कि कई धान खरीदी केंद्रों में नियुक्त नोडल अधिकारी निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि यदि नोडल अधिकारी समय पर केंद्रों में उपस्थित नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय बनाकर शासन की योजना और कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने पीवी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री करने, धान खरीदी केंद्रों में स्टैकिंग व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी कार्य में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो तथा कोचियों व बिचौलियों पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने कार्यों की प्रगति नियमित एवं समयबद्ध रूप से ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या संशय की स्थिति में राज्य नोडल अधिकारी से तत्काल संपर्क कर एंट्री सुनिश्चित करें ताकि पोर्टल में अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे। कलेक्टर ने कहा कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शासन की निगरानी प्रणाली का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए इसमें दी जाने वाली जानकारी समय पर दी जाए। कलेक्टर ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी शासकीय फाइलों का संचालन केवल ई फाइल प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए। बैठक में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में देरी होने और विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति पाए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक गांव का चिन्हांकन कर 100% और सौर ऊर्जा पैनल स्थापना की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि आम नागरिकों को बिजली बिल में राहत देने में भी सहायक है। कलेक्टर ने योजना की व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ा जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का गरिमामय आयोजन जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में किया जाए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करें ताकि गणतंत्र दिवस समारोह भव्य एवं सफल रूप से आयोजित किया जाए। साथ ही जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने शिवरी नारायण मेला को ध्यान में रखते हुए महानदी घाट में जिला सेनानी अग्निशमन को निर्देशित किया कि नगर पंचायत के साथ समन्वय स्थापित सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें एवं किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बैठक में सियान सदन निर्माण कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी तथा वृद्धाश्रमों की स्थिति में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को इन कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती स्निग्धा
तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जगजीवन टंडन, जिला ब्यूरो चीफ कोरबा। पटवारी कामिनी कार्य निलंबित। तहसीलदार हरदी बाजार को कारण बताओ नोटिस 12 जनवरी 2026। कोरबा धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार गिरदावरी में छूटे तथा त्रुटिवश दर्ज कृषकों के रकबा सुधार और ऑनलाइन मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 3 तीव्रता तहसील हरदी बाजार के ग्राम नोन बिर्रा उड़ता एवं पूटा के कृषकों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग की गई थी। अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित पटवारी कामिनी कार्य द्वारा अनेक कृषकों का क्षेत्र निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया, जिसके कारण प्रभावित कृषक धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। यह कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना, कार्य के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक पाया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन एवं कदाचार की श्रेणी में पाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कामिनी कार्य पटवारी हल्का क्रमांक 3 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली निर्धारित किया गया तथा उन्हें निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। इसी प्रकरण में पर्यवेक्षण की कमी पाए जाने पर तहसीलदार हरदी बाजार अभिजीत राजभानु को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर कृणाल दुदावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए एवं धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर से आ रही है। अवैध खनन के पॉइंटों का जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने लिया संज्ञान। खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की टीम बनाकर की कार्यवाही। बेतवा नदी के करौली तीर बेरी टीकापुर में हो रहा था अवैध खनन। अवैध मोरंग खनन पॉइंटों पर चला जिला प्रशासन का चाबुक। सदर एसडीएम, सदर सीओ व खनिज विभाग की टीम का कड़ा एक्शन। संयुक्त टीम ने मौके पर जेसीबी से कटवाया रास्ता। मौके पर किए गए मोरंग के भंडारण को भी नदी में वापस गिरवाया। रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रैक्टर करते थे अवैध खनन। मामला हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्यालय से जुड़े गांवों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थाना छतरीपुरा पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। 1,80,000 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर किया आरोपी को गिरफ्तार। मामला दिनांक 12/1/2026 का है। पुलिस उपायुक्त जोन 4 श्री आनंद कलादकी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री दिशेश अग्रवाल एवं सहायक पुलिस आयुक्त सराफा श्री हेमंत चौहान के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी छतरीपुरा निरीक्षक श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं खुफिया जानकारी का संकलन कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। दिनांक 12/1/2026 को हॉट स्पॉट संदिग्ध चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गंगवाल बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास एक व्यक्ति 4 कार्टूनों में अंग्रेजी शराब लेकर खड़ा है। सूचना की तस्दीक उपरांत पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 कार्टूनों में भरी अंग्रेजी शराब ब्रांड ओल्ड मॉन्क मैकडोनाल्ड कंपनी कुल मात्रा 1004 क्वार्टर, बल्क मात्रा 180.72 लीटर, अनुमानित कीमत 1,80,000 रुपए जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा शराब को बाहर महंगे दामों पर सप्लाई किया जाना सामने आया है। प्रकरण में शराब की सप्लाई चेन एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। आरोपी अमित पिता मूलचंद्र राय, उम्र 27 वर्ष, निवासी 71, गरीब नवाज कॉलोनी, छोटा बांगडदा,
इंदौर का रहने वाला है, जिसमें छतरीपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक पवन कुमार नरवरे, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, आरक्षक भूपेंद्र राजौरिया, आरक्षक धर्मेंद्र सोनगरा, आरक्षक अरुण सिंह चौहान की विशेष भूमिका रही। इंदौर पुलिस अवैध शराब एवं नशे के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। इंदौर से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। कानपुर सागर हाईवे पर स्थित रामगंगा नहर पुल पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली रेलिंग तोड़ते हुए नहर में गिर गई। सूचना मिलते ही बिदनू पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से लापता चालक की तलाश शुरू कर दी गई। चालक का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कानपुर निवासी धीरज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सीढ़ी इटारा से कानपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे कानपुर सागर हाईवे पर बिदनू के रामगंगा नहर पुल के पास पहुंचे, आगे चल रहे डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने NHI की क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नहर से बाहर निकलवाया। कानपुर सागर हाईवे पर बिदनू में बना रामगंगा नहर पुल काफी सकरा है। यहाँ एक साथ दो वाहन के निकलने में दिक्कत होती है। इसी वजह से आए दिन वाहन नहर में गिरने की घटनाएं हो रही हैं। हादसे के बाद रामगंगा नहर पुल से दोनों ओर कानपुर सागर हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घाटमपुर की ओर कठेरुआ तक, कानपुर की ओर मगरसा तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस ने एक लेन से यातायात चालू कर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सह लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव रविवार को सारगढ़ के गुरु घासीदास पुष्प वाटिका में प्रदेश स्तरीय पत्रकारों की कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने जैत खाम का पूजा अर्चना किया। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सोनिया चौहान इंटरनेशनल कराटे विजेता पुलिस निरीक्षक टीकाराम खटकर, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मानित सुनीता यादव और प्रियंका गोस्वामी आदि को सारंग रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश प्रताप परिहार, उपाध्यक्ष नितिन सिन्हा और गोविंद शर्मा ने उप मुख्यमंत्री से पत्रकार सुरक्षा कानून को सुधार कर लागू करने और आह्वान किया गया। इसलिए आवश्यक है, जब सभी पत्रकार पत्रकारिता का कोर्स न कर सके तो वह इस कार्यशाला से सीखेंगे। आजादी पहले हमारा सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। चौथे स्तंभ के रूप में आप बड़े से बड़े व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह हमारी ताकत है। पत्रकारिता इतना आसान नहीं। पत्रकारिता की कठिनाई का मुझे एहसास है। पत्रकारिता जगत में तेजी से बदलाव लाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वकील को जिस प्रकार से सभी विषयों का ज्ञान रखना पड़ता है, चोट हत्या की चिकित्सा का ज्ञान नहीं होगा। भवन निर्माण के लिए इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं होगी तो भवन के मामले में ऐसे मामलों की पैरवी भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जरूरत होती है पत्रकारों के लिए। अच्छी पत्रकारिता करना है तो वृहद ज्ञान की आवश्यकता है। सारे सिस्टम, पद्धति, इलाज, इंजीनियरिंग, मूल्यांकन, यदि सबका ज्ञान होना चाहिए तभी आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। इस अवसर पर SP आंजने वैष्णव, CEO इंद्रजीत बर्मन सिंह और कई सारे लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनपद औरैया में आज का दिन सवालों और असहज चुप्पी के नाम रहा। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का आगमन दोपहर करीब 1:20 पर हुआ। इतनी लंबी प्रतीक्षा के दौरान सभागार में मौजूद पत्रकार लगातार इंतजार करते रहे। इस घटनाक्रम ने जिले में ये बहस तेज कर दी कि क्या सत्ता में बैठी व्यवस्था समय और सम्मान दोनों को हल्के में ले रही है। खासकर ये चर्चा की नाम बदले जाने के बावजूद जमीनी कामकाज में क्या वास्तविक बदलाव आएगा।
इस संदर्भ में वीबी जीराम जी से जुड़े आयोजन को जानकारी भी पहले से दी गई थी और पत्रकारों को सुबह 11 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया गया था। देरी को लेकर अलग अलग कयास सामने आए। कुछ पत्रकारों का मानना है कि गंभीर सवालों की आहट के बीच कार्यक्रम में विलंब हुआ, जबकि आधिकारिक तौर पर देरी के कारणों का कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने पूरे प्रकरण पर बयानबाजी करते हुए कहा कि मौजूदा सत्ता हर स्तर पर खुद को सफल मान रही है, इसी कारण वह सवालों का सामना करने से बचती नजर आती है। इस पूरे घटनाक्रम ने जनपद औरैया में प्रशासनिक कार्यशैली, प्रेस के सम्मान और जनहित से जुड़े सवालों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ समय का नहीं, जवाबदेही का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर थाना मल्हारगंज पुलिस लगातार सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज दिनांक 12 जनवरी 2024 को थाना मल्हारगंज क्षेत्र की गली नंबर 3 में एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व श्रीमान पुलिस उपायुक्त कृष्ण लाल चंदानी, श्रीमान विवेक सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी मल्हारगंज इंदौर द्वारा किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय फुल फेस हेलमेट पहनने और गले में गमछा अथवा स्कार्फ बांधने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि चाइनीज मांझे से हमले होने की कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके। नागरिकों को ये भी बताया गया है कि मल्हारगंज पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का उपयोग, संग्रहण और बिक्री पर लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि पतंग उड़ानी हो तो केवल परंपरागत सूती धागे का ही उपयोग करें, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ जनजीवन के लिए सुरक्षित है। लोगों ने पुलिस को पूर्ण सहयोग देने और स्वयं नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया है। इंदौर से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दवारी क्रिकेट स्टेडियम में अटल बिहारी वाजपेयी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महापौर कप का भव्य शुभारंभ किया गया। ये टूर्नामेंट न केवल स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति के संस्कार विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, महापौर योगेश कुमार, ताम्रकार नगरपालिका निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी और कई सारे लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह, बालेंद्र गौतम, विनोद तिवारी, लालन चतुर्वेदी और कई सारे लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। आयोजकों अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट एसोसिएशन सतना, प्रायोजक नगरपालिका निगम सतना एवं सहयोगी संस्थाओं को उत्कृष्ट आयोजन हेतु बधाई दी गई। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नियानार और ग्राम बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र का किया सतत निरीक्षण। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर विधानसभा के धान संग्रहण केंद्रों ग्राम नियानार और ग्राम बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र का जिला प्रभारी शकील रिजवी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, धान खरीदी केंद्र जांच समिति के संयोजक उमाशंकर शुक्ला व जांच समिति के सदस्यों के साथ सतत रूप से निरीक्षण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जगदलपुर विधानसभा के नियानार में 1,46,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हो गया। नियानार के बाद धान संग्रहण केंद्र बिरिंगपाल में भी लगभग 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज हम लोग बस्तर जिले के जगदलपुर से लगा हुआ करीबन 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर दूर नियानार
धान संग्रहण केंद्र में हम लोग पहुंचे हैं और हम लोग के साथ भाई सुशील मौर्य, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, उमाशंकर शुक्ला जी, हम लोग आने के बाद देखे यहाँ पे कि धन्यवाद देता हूँ सुशील मौर्य और पूरी इनकी पूरी टीम को। इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर 1,40,000 कुंटल को इस सरकार ने इस धान संग्रहण केंद्र में खुलेआम सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1,40,000 कुंटल पूरी तरह से धान काला हो चुका है। अगर धान है तो मुझे दे दो वहां से। पूरी तरह से खराब हो चुका है और ये कि सिर्फ उठाव नहीं होने की वजह से, ये देख सकते हैं आप, मतलब धान उठाव ये पिछले साल का धान है। 1,40,000 कुंटल पूरा धान खराब हो चुका है। ये पूरा धान खराब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि इस धान का उठाव नहीं हुआ और इस धान को ढकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, खुले आसमान में छोड़ दिया गया और पूरी धान खराब हो चुकी है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इतना धान खराब हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? 1,40,000 कुंटल मतलब लगभग 1,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा सरकार का नुकसान हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि ये धान उठाव नहीं बल्कि धान खरीदी से लेकर ये ट्रांसपोर्टिंग तक का, यहाँ संग्रहण केंद्र तक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरा धान को भिगोया गया है, खराब कर दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार का परते दब सके, न खुल सके। हम लोगों ने देखा करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। पूरी धान मतलब उपयोग के लायक नहीं है और देखेंगे पूरी झिल्ली लगा हुआ है। ये झिल्ली धान को बचाने के लिए नहीं है, ये धान को, खराब हुई धान को छुपाने के लिए ढक दिया गया है ताकि कोई आके धान खराब हुआ है पता नहीं चलना चाहिए। और जो लेबर लगाए हैं इधर, पूरा जो लेबर लगाए हैं वो लेबर अभी 3-4 दिन से, जहां कांग्रेस पार्टी ने उठाया इस मामले को, तो 3-4 दिन से लेबर लगाकर उस धान को, पुराने धान को नए बोरे में भरकर अब राइस मिलरों को, ट्रकें जो लगी है उनको ये राइस मिलरों को दे रहे हैं ताकि यहाँ से धान गायब कर सके, सच्चाई छुपाया जा सके। और देखिए हमारा कहना सीधा सीधा बात यही है कि पूरे प्रदेश में यही हालत है। क्या आप देखें कवर्धा में 7 करोड़ का धान को चूहे खा गए। जसपुर में, मुख्यमंत्री गृह जिले में पूरे केंद्रों में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी हुई है। 2 केंद्रों में जांच हुई, 8-8, 10-10 करोड़ का शॉर्टेज पाया गया और आज महासमुंद में चूहे खा गए पूरे धान को, 8-10 करोड़ का धान। और आज हम बस्तर में हैं, बस्तर में भी पूरी धान खराब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी है, शासन है, प्रशासन? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों उठाव नहीं हुआ? धान खराब कैसे हुआ? और ये खराब धान को छत्तीसगढ़ और बस्तर के आम जनता को इसको मिलिंग कर सरकार पीडीएस के माध्यम से उनको खिलाना चाह रही है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में यही हालत है। गिदम में तो देखे हम उस दिन 18 करोड़ लगभग 30,000 कुंटल चावल खराब हो चुका था। कहीं चावल खराब हो रहा है तो कहीं धान खराब हो रहा है। जिसका जिम्मेदार कौन है हम पूछना चाहते हैं। क्या सरकार इस पे जांच करेगी? जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी? आखिर इतना बड़ा घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिम्मेदार? इसको लेकर हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है, मानवीयता है तो उन्हें टीम बनाकर जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सचेंडी थाना क्षेत्र में सामने आए गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी दरोगा अमित मौर्य अब भी फरार है। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है। इस बीच फरार आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर एक प्रार्थना पत्र और वीडियो वायरल किया गया,
जिसमें वह खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। मामले को लेकर आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जो भी कार्रवाई होगी वह कानून के दायरे में रहकर ही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है और यदि उसे अपनी बात रखनी है तो वह कोर्ट में रखे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि फरार आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं होता तो उस पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी, साथ ही कुर्की समेत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता पर सचिव निलंबित, विभागीय जांच संस्थित। कोंडागांव, जनवरी 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गंभीर अनियमितता के प्रकरण में जिला पंचायत कोंडागांव द्वारा कठोर कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत चिचाड़ी, जनपद पंचायत बड़े राजपुर के सचिव श्री हीरामन मरकाम को शासकीय राशि के दुरुपयोग कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। जिला कलेक्टर जन दर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि का दुरुपयोग पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में संबंधित सचिव द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई। प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत बड़ीराजपुर निर्धारित किया गया एवं उन्हें निम्नानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। सीईओ जिला पंचायत श्री अविनाश भोई ने स्पष्ट कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जुपिटर चिल्ड्रेन एकेडमी में उत्साह के साथ मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। सोमवार को जुपिटर चिल्ड्रेन एकेडमी पकड़ी में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ अध्यापक स्वामीनाथ तिवारी एवं शिक्षक गणों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। शानवी, छाया, नीतू और महक जैसे मेधावी छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर ओजस्वी भाषण दिया और उनके ऐतिहासिक शिकागो व्याख्यान के अंशों को दोहराकर राष्ट्रभक्ति का संचार किया। शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को स्वामी जी के अमर संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए को आत्मसात करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अभय सिंह, उत्कृष्ट श्रीवास्तव, रानी शर्मा, सलोनी तिवारी, मुस्कान शर्मा और आंचल श्रीवास्तव सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। और हम ये कहेंगे कि जैसा सर ने बताया, प्रशांत सर ने, कि स्वामी विवेकानंद नवयुवकों को राह दिखाने के लिए नए नए तरीकों को बताया और उन्होंने कहा कि हमें काम तब तक नहीं बंद करना चाहिए जब तक मेरा देश दीवाना हो जाए। उन्होंने बताया, उपदेश दिया कि ध्यान जरूरी है। जब तक ध्यान नहीं लगाओगे तब तक तुम कोई काम कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें ध्यान लगाना, अपने कार्यों के प्रति ध्यान लगा के उसको काम करना, तो हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी पर मैं जो है कहूँगा, ये संत थे हमारे देश में, ये बहुत बड़े संत हुए और विदेशों में जाकर के भी इन्होंने अपना उपदेश दिया। इसी में 2 लाइन मैं कहूँगा, राम जपूते रहो, काम करते रहो, राम जपूते रहो,
काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी। और इसके बाद मैं और कहूँगा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, तो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज दे गा उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। इस समय है जमाने में जमाना तेरा, सब धरा ही रहेगा खजाना तेरा। सारी संपत्ति यहाँ की यहीं पर रहे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। सारी संपत्तियाँ की यहीं पर रहे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, तो हमारी नाम दुनिया में कर जाएंगे।